तो डियर स्टूडेंट, वन लाइनर श्रृंखला में आज मैं दूसरी वीडियो उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट 1916 का आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसमें कुल मिला के 12 अध्याय और 342 सेक्शंस हैं, जो कि काफ़ी लंबा एक्ट है, लेकिन फिर भी वन लाइनर के दृष्टिकोण से 25-30 क्वेश्चन या ज़्यादा से ज़्यादा 40 क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। और वो बेसिकली कहाँ से होते हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। उसमें एक आपका डेफिनेशन क्लास होता है, जो डेफिनेशन क्लास जिसको आप लोग बोलते हो। उसके बाद नगर निगम की जो 3 श्रेणियां हैं, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत, यानी जिसको हम लोग जो पहला मैंने नाम लिया उसको हम लोग नगर निगम के नाम से भी जानते हैं। तो इसका एक वीडियो भी आप लोगों के उसमें मेरे उस पर चैनल पे पड़ा हुआ है। वो वीडियो जिसके स्ट्रक्चर पूरा बताता है, वो स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। उस स्ट्रक्चर में पूरी बातें उसमें समझाई गई हैं, कैसे इसका गठन होता है। वो गठन के साथ आज उसका फंक्शनरी पार्ट मैं आपको यहाँ पे वन लाइनर के हिसाब से फिल करने जा रहा हूँ। पहला, इसमें जो आपका ये उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम है, ये लागू होने की इसकी तिथि 1 जुलाई 1916 है। इसमें धारा 7 में नगर पालिका के जो कर्तव्य हैं उनको बताया गया है। अब नगर पालिका के जो कर्तव्य हैं वो तो कई कर्तव्य हैं उसमें। उसके बाद धारा 8 में विवेकी कृत दिए गए हैं, यानी उसके विवेकी कृत दिए गए हैं, डिस्क्रिशनरी फंक्शन जो है। धारा 10 का के अनुसार प्रत्येक नगर पालिका जब तक धारा 30 के अधीन पहले ही विघटित ना कर दी जाए, उसकी पहली बैठक से 5 वर्ष तक उसका कार्यकाल होता है। पहली बैठक से कार्यकाल की काउंटिंग होती है, वहाँ से लगा के वो 5 साल तक निरंतर काम करती है। उसके बाद धारा 27 आपका जिला न्यायाधीश किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसने भ्रष्ट आचरण किया हो 5 वर्ष से अनधिक के अवधि के लिए उसे असमर्थ घोषित कर सकता है। धारा 36 में आपातकालीन स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट की असाधारण शक्तियां दी गई हैं। धारा 43 के अंतर्गत अध्यक्ष नगर पालिका क्षेत्र में निर्वाचन द्वारा मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किया जाएगा। अध्यक्ष पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र भी होता है। धारा 43 गा के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन के संबंध में आदेश देने की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग को होती है। धारा 44 गा के अनुसार यदि मृत्यु या त्यागपत्र दिए जाने के कारण आकस्मिक रिक्ति हो जाए तो 3 मास के भीतर, यहाँ पे अध्यक्ष की अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो या त्यागपत्र वो दे दे तो 3 माह के अंदर उनका चुनाव कराया जाना आवश्यक होता है। ये बात धारा 43 में कहा गया है। धारा 51 का में सामान्य लोकहित के प्रश्न पर अध्यक्ष का राज्य सरकार से पत्र व्यवहार करने के बारे में भी प्रावधान किया गया है। धारा 86 के अनुसार नगर पालिका की कम से कम 1 बैठक प्रति मास उस दिन होगी जो विनिमय द्वारा निश्चित की जाए। अध्यक्ष जब उचित समझे 1 बैठक बुला सकता है। धारा 114 के अनुसार राज्य की पूर्व स्वीकृति से डिबेंचर जारी किए जा सकते हैं या वित्तीय संस्थान से ऋण लिया जा सकता है। धारा 27 गा के अनुसार वित्त आयोग नगर पालिका को वित्त का यानी कि नगर पालिका की वित्तीय व्यवस्था का पुनर्विलोकन करेगा
कौन? वित्त आयोग, और राज्यपाल को उसकी सिफारिशें पेश करेगा 127 गा के अनुसार। धारा 160 के अनुसार, धारा 147 सब क्लास 3 के अंतर्गत दिए गए आदेश के विरुद्ध अपील जिला मजिस्ट्रेट या अन्य अधिकारी को, जिसे राज्य सरकार द्वारा सशक्त किया गया है, की जा सकती है। धारा 162 के अनुसार, धारा 160 के अधीन अपील के दौरान दायित्व या कर के बारे में कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो तो वो स्वप्रेरणा से या हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पत्र पर विवरण तैयार करेगा और राय के साथ उच्च न्यायालय को सुपुर्द कर देगा, यानी उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट कर देगा। धारा 173 का के अनुसार भू राजस्व के बकाया के रूप में कर की वसूली कलेक्टर करेगा। धारा 318 के अनुसार, धारा 180, 186, 204, 205, 208, 211, 212, 222, 6 का मतलब सब क्लास, 241 सब क्लास 2, 245, 278, 285, 298 के अधीन जो भी आदेश या निर्देश दिए गए हैं उनसे क्षुब्ध कोई भी व्यक्ति 30 दिन के भीतर जिला मजिस्ट्रेट को अपील कर सकता है। फिर धारा 319 के अनुसार यदि धारा 318 के अधीन किसी अपील की सुनवाई पर नोटिस या आदेश की वैधता के संबंध में ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है जिस पर यह सुनवाई करने वाले अधिकारी को संदेह है, तो वो स्वप्रेरणा से या हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर उस मामले के तथ्यों का विवरण तैयार करेगा और उच्च न्यायालय को निर्णय के लिए भेज देगा। धारा 321 के अनुसार अपील प्राधिकारी का कोई आदेश जिसके द्वारा ऐसा कोई आदेश या निर्देश पुष्ट, निरस्त या रूपांतरित किया गया हो अंतिम होगा। धारा 323 के अनुसार धारा 201 के अधीन समापरण का प्रत्येक आदेश के विरुद्ध अपील जिस न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया हो उसके ठीक वरिष्ठ न्यायालय को की जा सकेगी, किंतु अपील या पुनरीक्षण अन्यथा नहीं की जा सकेगी। धारा 333 के अनुसार नगर पालिका की स्थापना होने तक नगर पालिका की शक्ति का जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोग किया जाएगा। धारा 99 के अनुसार ऐसे समस्त प्रश्न जो नगर पालिका की किसी बैठक में उत्पन्न हो उनका निश्चित उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्य के बहुमत से किया जाएगा। धारा 141 के अनुसार नगर पालिका या उसके द्वारा प्राधिकृत कार्यपालक अधिकारी नगर पालिका क्षेत्र या उसके भाग में क्षेत्रवार समय समय पर किराया दर और कर निर्धारण सूची तैयार करवाएगा। ये कार्यपालक अधिकारी का काम होता है। धारा 296 के में नियम बनाने को राज्य सरकार की शक्ति और बाध्यता के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 298 में नगर पालिका की उपविधि बनाने की शक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुसूची 1 नगर पालिका की शक्तियां और कृत्य से संबंधित है। अनुसूची 7 राज्य सरकार की शक्तियां जो प्रत्यायोजित नहीं की जा सकती हैं उनसे संबंधित है। यानी अनुसूची 7 में राज्य सरकार की शक्तियों को डेलीगेट नहीं किया जा सकता है, इसमें अनुसूची 7 में इस बात का प्रोविज़न किया गया है। ये तो आपका एक शॉर्ट में मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो बता दी। इसके बाद देखिए जो आपकी नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या, वो अगर पिछला वीडियो आप देखेंगे तो उसमें पूर्ण रूप से आपको मिल जाएगा। सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 24 होती है। नगर पालिका परिषद की दशा में 25 सदस्य कम से कम होते हैं और 55 सदस्य ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। नगर पालिका सदस्यों का जो चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, वो वयस्क मताधिकार के आधार पे होता है, जो 12 का में आपके बताया गया है। अब वयस्क मताधिकार कौन होता है ये आपको पता है। 18 वर्ष की आयु का होना चाहिए, पागल, दिवालिया, विकृचित नहीं होना चाहिए, ठीक, किसी अपराध का सजा याफ्ता नहीं होना चाहिए। धारा 13 टा में के अनुसार किसी भी सिविल न्यायालय को निम्नलिखित के संबंध में अधिकारिता ना होगी। वो कौन सी बातें हैं जिनमें सिविल न्यायालय को कोई अधिकारिता नहीं दी गई है? किसी ऐसे प्रश्न को ग्रहण करना
या उस पर न्याय निर्णय देना कि कोई व्यक्ति किसी कक्ष की निर्वाचक नामावली में अपना नाम रजिस्टर कराने का हकदार है या नहीं है, यानी वोटर लिस्ट के संदर्भ में कि कौन व्यक्ति किस वार्ड में नाम दर्ज करवाएगा नहीं करवाएगा, इससे संबंधित हम कोई भी मुकदमा सिविल कोर्ट में नहीं ले जा सकते, पहला। दूसरा, निर्वाचक नामावलियों के प्रकाशन या तैयारी के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन की गई किसी कार्रवाई की वैधता पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती है। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा या इस अधिनियम के अधीन निर्वाचन के संबंध में नियुक्त किसी अन्य अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई या किए गए किसी विनिश्चय का वैधता पर आपत्ति करना। नगर पालिका निर्वाचन पर याचिका द्वारा आपत्ति की जा सकती है, धारा 19 के अनुसार। जो निर्वाचन याचिका होती है ये कौन प्रस्तुत कर सकता है? निर्वाचन याचिका या तो हारा हुआ उम्मीदवार प्रस्तुत कर सकता है या उसके मतदाता जो 10 या 10 से अधिक हो वो कर सकते हैं, या तो कोई ऐसा व्यक्ति कर सकता है जिसका नाम रिजेक्ट कर दिया गया है। ऐसे लोग निर्वाचन याचिका यानी कि इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से धारा 19 में आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ठीक, किसी व्यक्ति के नगरपालिका के सदस्य के रूप में निर्वाचन के संबंध में निर्वाचन याचिका द्वारा भ्रष्ट आचरण यानी भ्रष्ट आचरण, मतों को स्वीकार या अस्वीकार और नाम निर्देशन पत्र अनुचित रूप से अस्वीकृत आदि के आधार पर आपत्ति की जा सकती है। याचिका उस क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायाधीश को प्रस्तुत की जाएगी और जिसमें वो न्यायपालिका स्थित है उसमें निर्वाचन जिससे निर्वाचन याचिका संबंधित है, यानी कि उसका जुरिस्डिक्शन जो होगा उसका अपना जिला न्यायालय होगा। कोई निर्वाचन याचिका जो धारा 20 के उपबंधों के अनुरूप हो, धारा 20 के उपबंधों के अनुरूप अगर नहीं है या जिस पर प्रस्तुत किए जाने के समय या 14 दिन से अनधिक की ऐसे अग्रेतर समय के भीतर जैसा कि जिला न्यायाधीश से स्वीकृत किया हो, अपेक्षित फीस संदत न की गई हो तो ऐसे न्यायाधीश द्वारा अस्वीकृत कर दी जाएगी, धारा 22। यानी कि अगर उसकी फीस प्रॉपर वे में ट्रेजरी उसमें नहीं जमा की गई है तो जिला न्यायाधीश ऐसी निर्वाचन याचिका को रिजेक्ट कर सकते हैं, नामंजूर कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये यहाँ पे नगर पालिका को विघटित करने की शक्ति धारा 30 के अंतर्गत राज्य सरकार को है। राज्य सरकार ही नगर पालिका को विघटित कर सकती है। उसके लिए क्या आधार होंगे? वो आधार ये है कि नगर पालिका द्वारा कर्तव्यों के पालन में निरंतर चूक करना या अपनी शक्तियों का एक से अधिक बार उल्लंघन या दुरुपयोग करना। नेक्स्ट है नगर पालिका के विघटन के परिणाम स्वरूप धारा 31 का में किए गए प्रावधानों के अनुसार सदस्य तथा अध्यक्ष अपना पद रिक्त कर देंगे और नगर पालिका उसके अध्यक्ष और समितियों की सभी शक्तियां, कृत्य या कर्तव्य राज्य सरकार द्वारा नामित व्यक्ति में निहित होगा। आपातकालीन स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट विहित प्राधिकारी की अनुमति से किसी ऐसे निर्माण कार्य के निष्पादन या ऐसे कार्य के संपन्न किए जाने की व्यवस्था कर सकता है जिसके निष्पादन या संपन्न करने की नगर पालिका को शक्ति प्राप्त थी। धारा 36 में ये बात कही गई है। राज्य सरकार नगर पालिका के सदस्यों को धारा 40 के अधीन हटा सकती है। अध्यक्ष का निर्वाचन धारा 43 के अधीन नगर पालिका क्षेत्र के निर्वाचकों द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। धारा 47 के अधीन नगर पालिका का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से राज्य सरकार को भेजेगा। राज्य सरकार नगर पालिका के अध्यक्ष को धारा 48 के अंतर्गत दिए गए आधारों पर हटा सकती है। धारा 50 में नगर पालिका के अध्यक्ष के जो अनिवार्य कर्तव्य है वो बताए गए हैं धारा 50 में। धारा 51 के अधीन अध्यक्ष के अतिरिक्त कर्तव्य दिए गए हैं। नगर पालिका अपना बजट धारा 99 के अंतर्गत पेश करती है। धारा 114 नगर पालिका निधि का उपबंध करती है। धारा 117 के अंतर्गत राज्य सरकार नगर पालिका के लिए भूमि का अनिवार्य अर्जन कर सकती है। धारा 128 के अंतर्गत राज्य सरकार के किसी सामान्य नियम या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए नगर पालिका कर अधिरोपित कर सकती है। धारा 137 के अंतर्गत राज्य सरकार कर को समाप्त भी कर सकती है।
वार्षिक मूल्य को धारा 140 में परिभाषित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति नगर पालिका क्षेत्र में कोई भवन का निर्माण करना चाहता है तो उसे नगर पालिका की धारा 178 के अंतर्गत नोटिस देना होगा। नगर पालिका अपने गठन होने से लेके नगर पालिका का गठन हो जाए तो वो कौन सी शक्तियों का प्रयोग करेगा, तो उसमें उसके शक्तियों कर्तव्यों का जो प्रयोग और कार्यान्वयन है वो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त राजपत्रित अधिकारी, जो उप जिलाधिकारी के स्तर का नीचे का नहीं होगा, उसके द्वारा किया जाएगा। और वहाँ पे जिला मजिस्ट्रेट अथवा अधिकारी जो है वो प्रशासक कहलाएगा। धारा 10 का में ये बात है। प्रशासक के कार्यकाल की अवधि 6 मास तक होगी या नई नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत के गठन तक जो भी पहले हो से अधिक नहीं होगी। ये धारा 10 का में ये बात कही गई है। प्रत्येक कक्ष के लिए एक निर्वाचक नामावली होगी जो राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण निदेशन नियंत्रण के अधीन इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार तैयार की जाएगी। कोई व्यक्ति किसी एक कक्ष यानी वार्ड की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत करा सकेगा। राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से किसी नगर पालिका के सामान्य निर्वाचन हेतु एक या एक से अधिक दिनांक निश्चित कर सकती है। धारा 13 का कोई व्यक्ति किसी साधारण निर्वाचन में एक से अधिक वार्डों में मत नहीं देगा और यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक कक्षों में मत देता है तो ऐसे सभी कक्षों में उसके दिए गए मत शून्य हो जाएंगे। धारा 135 में ये बात कही गई है। इसी प्रकार जिस दिन रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्वाचन का परिणाम घोषित कर दिया जाए जिसके संबंध में आपत्ति जरूरी है तो उसके पश्चात यानी 30 दिन के भीतर निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की जा सकती है। यानी निर्वाचन याचिका जो मैंने पहले बताया था वो 30 दिन के भीतर पेश की जा सकती। किसके समक्ष पेश की जा सकती है आपको मैंने पहले ही बता दिया था। उसके बाद कोई भी व्यक्ति अगर उस निर्णय से क्षुब्ध है तो 30 दिन के भीतर जिला न्यायाधीश को ही पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकता है। जिला न्यायाधीश किसी भी प्रश्न के संबंध में विनिश्चय कर सकता है। ठीक है। उच्च न्यायालय किसी प्रकरण पर किसी जिला न्यायाधीश के समक्ष विचारण के लिए लंबित किसी निर्वाचन याचिका का अंतरण किसी अन्य जिला न्यायाधीश को कर सकता है। ये भी प्रोविजन है। जिला न्यायाधीश इस अधिनियम के अधीन अपने समक्ष लंबित किसी निर्वाचन याचिका का किसी प्रकरण पर अंतरण किसी अपर जिला न्यायाधीश को कर सकता है। धारा 43B अध्यक्ष या सदस्यों की पद की अवधि समाप्त होने की तिथि से 3 माह के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष शपथ लेगा। जिला मजिस्ट्रेट से समक्ष लेगा यानी कि इलेक्ट होने के 3 महीने के अंदर अंदर वो शपथ ले लेगा। वैसे तो 7 दिन का प्रोविज़न है कि 7 दिन गठन के 7 दिन के अंदर आप शपथ ले लो, ये आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर बाय द वे डिले होता तो विद इन द 3 मंथ आपको लेना होगा। ये 43D में ऐसी बात कही गई है। ये आपके नगर पालिका अधिनियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान थे जिनको आप लोग देख सकते हो। 2-3 बातें और इसमें मैं आपको बता दूं। धारा 315 में अपराध के समन की शक्ति जो है वो नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी को है, या ऐसी नगर पालिका जहाँ कोई अधिशासी अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी ना हो तो वो नगर पालिका अध्यक्ष को होती है। अपील न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट धारा 319 के अंतर्गत सुनवाई के में उत्पन्न प्रश्न या उच्च न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा। अपील प्राधिकारी का आदेश यहाँ पे अंतिम होगा। आदेश के दिनांक से 3 माह के भीतर पुनर्विलोकन दाखिल किया जा सकता है। नगर पालिका द्वारा देय प्रतिकर के संबंध में विवाद होने पर उसका निर्धारण कलेक्टर द्वारा किया जाएगा। कलेक्टर मामले को जिला न्यायाधीश को भी निर्देशित कर सकता है। ये 324 में प्रोविज़न किया गया है। नगर पालिका और अन्य स्थानीय प्राधिकारी के मध्य जो विवाद उत्पन्न होते हैं उनका निस्तारण राज्य सरकार करती है। धारा 325 के अंतर्गत
ये आपके कुछ प्रमुख बातें थी। इसमें एक संशोधन है 2001 का, धारा 87 का अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित था, जिसे उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम द्वारा निकाल दिया गया है। इस तरह से करके आपका ये नगर पालिका का क्विक रिवीजन जो है संपन्न होता है। आप लोग वीडियो को बार बार देखते रहें ताकि आपको लर्न हो जाए। इसके बाद आपका उत्तर प्रदेश कंसोलिडेशन एक्ट का वीडियो आएगा, जो एक कल हो सकता है आपके सामने पेश कर दिया जाए। धन्यवाद।